गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एंड बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट की स्टडी कर रहे थे, जिसमें पिछले लेक्चर में अपन ने जूल इफ़ेक्ट देखा था। और जूल इफ़ेक्ट से पहले अपन ने सीपी और सीवी एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी के बीच में एक रिलेशन देखा था कि सीपी माइनस सीवी बराबर आर होता है। और जो जूल इफ़ेक्ट था वो था जो आइडियल गैसेस हैं उनके लिए अपन ने एक फैक्टर था जिसे अपन ने इंटरनल प्रेशर कहा था, आंतरिक दाब। और आदर्श गैस के लिए आंतरिक दाब का मान 0 होता है, अर्थात जो आंतरिक ऊर्जा है उसका मान केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है। ये जो जूल का नियम था उसका कथन था कि किसी भी तंत्र की कुल आंतरिक ऊर्जा केवल उस तंत्र के ताप पे निर्भर करती है या सिर्फ ताप का फंक्शन होती है। अब आज अपन स्टडी करेंगे जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। तो जनरली जूल थॉमसन इफ़ेक्ट क्या था? जूल थॉमसन इफ़ेक्ट ये कहता है कि यदि किसी भी वास्तविक गैस को, देखिए जो अपने जूल इफ़ेक्ट देखा था वो था आदर्श गैस या आइडियल गैसेस के लिए, जबकि जो जूल थॉमसन इफ़ेक्ट है वो है वास्तविक गैसेस के लिए। हालांकि अपन इस इफ़ेक्ट से आदर्श गैस के लिए भी जूल थॉमसन कोफिशिएंट के कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है वो आदर्श गैस के लिए 0 मान देता है। इसका मतलब कि आदर्श गैसें जूल थॉमसन प्रभाव शो नहीं करती। तो जो जूल इफ़ेक्ट, जूल का जो नियम था वो दिया गया था आदर्श गैस के लिए, और जो जूल थॉमसन प्रभाव है ये जनरली वास्तविक या रियल गैसेस की व्याख्या करता है। तो ये जो इफेक्ट है ये क्या होता है? रुद्धोष्म परिस्थिति, एडिबेटिक कंडीशन में होता है। एडिबेटिक कंडीशन का मतलब जिसके अंदर हीट का एक्सचेंज ना हो, यानी तंत्र और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का आदान प्रदान नहीं होता, उसे कहेंगे अपन रुद्धोष्म प्रक्रम। तो जो जूल थॉमसन इफेक्ट है ये क्या कहता है कि रुद्धोष्म परिस्थिति में जब किसी वास्तविक गैस को, आदर्शनीय या वास्तविक गैस को, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर एक सूक्ष्म छिद्र से प्रसारित किया जाता है तो गैस के ताप में कमी होती है, और इसे जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहते हैं। यानी यदि कोई भी गैस है उसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ एक्सपेंड किया जाता है एक बहुत ही छोटे से छिद्र में से, तो गैस का ताप क्या होता है? कम हो जाता है। ताप कम होने को अपन कहेंगे शीतलन या कूलिंग इफेक्ट। जनरली इस इफेक्ट का रीजन क्या है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाने पे टेम्परेचर कम क्यों हो जाता है? तो इसके लिए ये कहा गया है कि यदि गैस हाई प्रेशर पे है तो उस गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होंगे, और जैसे ही उसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर के एक छोटे से छिद्र से कम लो प्रेशर के क्षेत्र में अपन उसे एक्सपेंड करेंगे, प्रसारित करेंगे, तो जो गैस के अणु है उसमें प्रेशर कम लगेगा, यानी वो एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे। यहाँ दाब अधिक था तो वो एक दूसरे के पास थे, जबकि यहाँ दाब कम है तो वो एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे। अब चूंकि अणु दूर जा रहे हैं यानी उनके मध्य के जो आकर्षण बल है वो तोड़ना चाहेंगे, और इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए वो क्या करेंगे? तंत्र से अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यानी जो कि अणुओं की आंतरिक ऊर्जा है उसमें से वो कुछ ऊर्जा को उन आकर्षण बलों को तोड़ने में काम में ले लेते हैं। तो पहले जितनी आंतरिक ऊर्जा थी अब उनके पास उससे कम आंतरिक ऊर्जा होगी। यानी हाई प्रेशर रीजन में उनके पास आंतरिक ऊर्जा ज़्यादा थी, जबकि लो प्रेशर रीजन में उनके पास इंटरनल एनर्जी कम हो गई, क्योंकि कुछ एनर्जी का उपयोग उन्होंने अपने बीच के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के काम में ले लिया। तो आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है, और आंतरिक ऊर्जा अपन ने जूल के नियम में देखा था कि जो आंतरिक ऊर्जा है वो केवल और केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो आंतरिक ऊर्जा में कमी हो गई, इसका मतलब उस गैस का ताप भी कम हो गया, और ताप को कम होना ही क्या कहेंगे अपन यहाँ? कूलिंग इफेक्ट या शीतलन प्रभाव। जनरली हाइड्रोजन और हीलियम है, इसके अतिरिक्त सभी वास्तविक गैसें क्या होती है? कूलिंग इफेक्ट दर्शाती है। ये जो गैसें हैं ये कूलिंग इफेक्ट न दर्शा के हीटिंग इफेक्ट दर्शाती है। क्यों दर्शाती है इसका अपन आगे देखेंगे। और इन्हें कूलिंग इफेक्ट शो करने के कारण ही क्या करते हैं अपन? इन गैसों का लिक्विफिकेशन भी इस सिद्धांत या जूल थॉमसन प्रभाव के द्वारा कर सकते हैं। जनरली H2 और हीलियम के लिए एक न्यूनतम ताप होता है जो बहुत ही कम होता है, और इस न्यूनतम ताप को अपन व्युत्क्रमण ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर कहेंगे, जिससे नीचे ये गैसें जूल थॉमसन प्रभाव दर्शाती है। यानी
-80 डिग्री सेंटीग्रेड H2 के लिए और -240 डिग्री सेंटीग्रेड हीलियम के लिए व्युत्क्रमण ताप है। और व्युत्क्रमण ताप वह ताप होता है जिससे नीचे कोई भी गैस है वो जूल थॉमसन इफेक्ट शो करती है। आगे अपन इसकी डेफिनेशन और देखेंगे। अब अपन देखते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जिसे अपन म्यू जेटी कहेंगे। तो जनरली म्यू जेटी होता क्या है, जो ये इफेक्ट है ये क्या होता है, आइसो एंथैल्पिक होता है। यानी इस पूरे के पूरे प्रोसेस में एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। अब यदि एंथैल्पी कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ कि जो डेल्टा एच है, एच कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा एच का मान क्या हो गया, 0। ये अपन कैसे निकालेंगे, देखिए जनरली ये जो प्रक्रम है ये क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम है। जनरली ये प्रक्रम है वो रुद्धोष्म प्रक्रम है, एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक का मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यानी हीट 0 है। अब फर्स्ट लॉ से अपन क्या देखते हैं कि जो डी क्यू होता है या क्यू होता है वो उसकी इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क या कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ इसका मान 0 है तो अपन क्या लिख देंगे, डेल ई प्लस पी डेल्टा वी इक्वल टू 0। ये अपनी डेल्टा एच की डेफिनेशन थी एंथैल्पी की। तो डेल्टा एच इक्वल टू 0। डेल्टा एच 0 होने का मतलब ही ये है कि जो एच की वैल्यू है वो अपने पास कांस्टेंट है या स्थिर आएगी, तभी डेल्टा एच का मान 0 होगा। तो डेल्टा एच 0 या एच कांस्टेंट होने का मतलब है कि ये एक आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है। तो आइसो एंथैल्पिक कंडीशन में दाब के साथ गैस के ताप में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, उसका जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहते हैं। तो इसे म्यू जेटी से डिनोट करेंगे। प्रेशर के साथ टेम्परेचर में चेंज की रेट, प्रेशर के साथ टेम्परेचर में एट कांस्टेंट हीट कंटेंट यानी एंथैल्पी, ये क्या कहलाएगी, जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहलाएगी। क्योंकि अपन ने यहाँ दाब को एक उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर प्रवाहित किया है और उसके बाद में टेम्परेचर का इफेक्ट देखा है, तो दाब के साथ गैस के ताप में परिवर्तन को ही म्यू जेटी कहते हैं। अब अपन इस म्यू जेटी की कैलकुलेशन करेंगे फॉर आइडियल गैसेस और फॉर रियल गैसेस। तो पहले तो अपन इसका सूत्र डिराइव करेंगे। तो जनरली अपन देखते हैं कि अपन ने जो जूल इफेक्ट में इंटरनल एनर्जी के साथ किया था लगभग वैसी कंडीशन है यहाँ, क्योंकि अपन ने एंथैल्पी है वो टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होती है तथा एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। तो जो एच है वो फंक्शन ऑफ टी एंड पी, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होने के कारण अपन इसे डी एच के रूप में लिखेंगे, जो इनके दोनों के पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूप में शो करते हैं। एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे प्रेशर के रेस्पेक्ट में करेंगे और एक बार प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो डी एच यहाँ अपन ने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में किया है। अगली स्टेप है प्लस के साथ अपन ने प्रेशर के रेस्पेक्ट में किया है और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। अब चूंकि ये जो है डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये सीपी की डेफिनेशन होती है, यानी हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो सीपी इक्वल टू होता है डेल एच अपॉन डेल टी, ये अपन ने यहाँ रख दिया तो ये हो गया सीपी डी टी, ये एज इट इज आ गया। ये जो इक्वेशन है इसके अंदर अब अपन डेल्टा एच या डी एच की कंडीशन लगाएंगे। चूंकि जूल थॉमसन इफेक्ट है उसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, तो डी एच कितना हो गया, 0। तो इस 0 को अपन यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास अगली स्टेप ये वाली आ जाएगी। इस स्टेप से अपन सी पी डी टी को एक तरफ ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे इक्वल टू साइन से, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने के बाद अपन सी पी को इसके डिवाइड में, यहाँ इनटू में है मल्टीप्लाई में है, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो अपन इसको इसके डिवाइड में ले आएंगे। ये जो इक्वेशन है इसको अपन कांस्टेंट एंथैल्पी की कंडीशन में लिखेंगे, तभी अपनी ये डेफिनेशन बनेगी। तो इसको एच कांस्टेंट एच और इधर ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये अपनी जो है म्यू जेटी आ गया। तो यहाँ अपन म्यू जेटी रख देंगे और ये एज इट इज ऐसे कैसे आएगा। ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी गैस के लिए म्यू जेटी का एक नॉर्मल सूत्र है, इसके द्वारा अपन म्यू जेटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अर्थात स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहलाती है। अब अपन जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू आइडियल गैसेस के लिए और रियल गैसेस के लिए देखेंगे। तो पहले अपन देख रहे हैं आइडियल गैसेस के लिए। ये अपना म्यू जेटी का फॉर्मूला आ गया। यहाँ अपन को एच का पी के रेस्पेक्ट में किया है, तो अपन को पता है कि जो एच है वो होता है ई प्लस पी वी, यहाँ डेल एच के रूप में इसे लिख लेंगे। तो यहाँ एच की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो म्यू जेटी इक्वल टू आ जाएगा -1/CP, और ये अपन ने पूरी की पूरी वैल्यू रख ली। एक बार डेल इसके नीचे आ जाएगा डेल पी, एक बार डेल पी इसके नीचे आ जाएगा, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन है। अब चूंकि जो अपना ये वाला टर्म है
इंटरनल एनर्जी। अपन को पता है इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होती है, प्रेशर पे इतना डिपेंड नहीं करता। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ इस स्टेप को या इस टर्म को डेल वी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो जो ऊपर गुणा करेंगे डेल ई इंटू डेल वी, तो डेल ई इंटू डेल वी। नीचे गुणा करेंगे तो डेल ई के नीचे डेल वी आ जाएगा और यहाँ डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसको एज इट इज रख दिया। लेकिन यहाँ पे क्या ये आदर्श गैस है जिसके लिए जो अवस्था समीकरण होती है वो होती है पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ अपन एन आर टी रख देंगे पी वी की जगह। अब ये जो टर्म है ये अपना इंटरनल प्रेशर बन गया ई वी टी। अपन ने अभी जूल थॉमसन इफेक्ट में देखा था कि जो इंटरनल प्रेशर है वो आइडियल गैसेस के लिए 0 वैल्यू देता है, तो ये वैल्यू 0 आ गई। ये वैल्यू 0 होने के कारण ये मल्टीप्लाई में पूरा ही टर्म 0 हो गया। प्लस यहाँ क्या है, एन आर कॉन्स्टेंट है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर गैस कॉन्स्टेंट है, टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो ये जो टी है ये भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तीनों पद कॉन्स्टेंट है। तो और पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस पूरे टर्म की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। किसी भी कांस्टेंट का अपन डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, उसको बाहर ले लेंगे और 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा 0। तो ये जो वैल्यू है ई वी टी ये भी 0 आ गई और ये भी 0 आ गई। दोनों की वैल्यू 0 रखने पे अपने पास म्यू जे टी का मान यहाँ से 0 आ गया फॉर आइडियल गैसेस। तो जो म्यू जे टी है वो आइडियल गैसेस के लिए 0 वैल्यू देता है। इसका मतलब जूल थॉमसन इफेक्ट है वो आदर्श गैसों के लिए ऑब्जर्व नहीं किया जाता। ठीक है, अब अपन इसके बाद में देखेंगे कि जो आइडियल तो देख लिया, अब देखेंगे रियल गैसेस कि जो रियल गैसेस हैं उनके लिए म्यू जे टी का मान क्या होता है। तो ये म्यू जे टी की डेफिनेशन आ गई, समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब अपन को यहाँ डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर निकालना है। जो अपने पास थर्मोडाइनमिक की एक अवस्था समीकरण होती है वी इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस टेम्परेचर इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये एक स्टेट इक्वेशन है जिसे अपन को यहाँ याद करके ही यूज़ में लेना है, इसका डेरिवेशन नहीं है यहाँ पे। तो इससे अपन क्या करेंगे, इस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ रख देंगे। इसे इस रूप में याद कर लीजिए या फिर इसे इसकी वैल्यू डायरेक्ट डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू वी माइनस टी डेल वी। ये टी इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, या डायरेक्ट अपन ये वाली वैल्यू भी याद कर सकते हैं। तो दोनों में से एक याद करके यहाँ डेल एच अपॉन डेल पी की यहाँ अपन ने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी तो अपने पास म्यू जे टी का ये फॉर्मूला आ गया। माइनस को अपन ने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन नंबर 2 दे दी अपन ने। अब यहाँ क्या है, वॉल्यूम का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन एट कांस्टेंट प्रेशर। अपन देख रहे हैं रियल गैसेस, तो जो रियल गैसेस के लिए वॉन डेर वाल इक्वेशन है उसको अपन को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो वॉन डेर वाल इक्वेशन हो गई, ये अपनी वॉन डेर वाल इक्वेशन हो गई। इस वॉन डेर वाल इक्वेशन को अपन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे अपने पास आ रहा है कि जो पी वी से मल्टीप्लाई होगा फिर पी बी से मल्टीप्लाई होगा। तो एक बार वी से मल्टीप्लाई एक बार बी से मल्टीप्लाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई इक्वल टू आर टी। इसमें ये जो टर्म है इसमें ये तो पी वी है, यहाँ एक कांस्टेंट यहाँ एक कांस्टेंट, यहाँ ये दोनों ही कांस्टेंट आ गए। जो ए और बी है ये वॉन डेर वाल कांस्टेंट कहलाते हैं और इनकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। लेकिन ये अलग अलग है तो फिर भी मेजरेबल हो जाते हैं, लेकिन जब दोनों का मल्टीप्लाई है तो वो और भी कम हो जाएगा। तो ए और बी का गुणनफल बहुत कम होने के कारण अपन क्या करेंगे, इस पद को नेगलेक्ट कर देंगे, यानी अपने पास सिर्फ ये पद बच जाएगा। तो यहाँ अपन ने इसको दे दी समीकरण नंबर 3। अब आगे अपन इसमें जो इसको रीअरेंज करेंगे, अपन को वॉल्यूम का डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर यहाँ से। तो अपन क्या करेंगे, इससे v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अपने पास इस इक्वेशन को रीअरेंज करके अपन ने ये लिया, इससे फिर p से डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये v की वैल्यू आ जाएगी। इस v की वैल्यू आ गई, अपन ने यहाँ पे r और p है क्योंकि अपन को वॉल्यूम को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यहाँ पे ये एक पी वी आ रहा है। अब ये जो पी वी है इससे अपन क्या करेंगे, जनरली ये बहुत ही लो प्रेशर पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गैस जा रही है, तो जो न्यून दाब होता है इस पे वास्तविक गैसें भी क्या होती है, आदर्श गैसों की तरह व्यवहार करती है। जो बहुत ही लो, यहाँ पे अपन ने क्या किया, पीवी इसको रीअरेंज करके अपन ने वी की वैल्यू निकाल ली। वी की वैल्यू इसलिए निकाल ली क्योंकि अपन को यहाँ पे क्या करना है, वी का डिफ्रेंशिएशन करना है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे अपने पास ये आ गई, यहाँ ये पीवी है
तो अपन ने गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे ले गए हैं। तो लो प्रेशर पे क्या होता है, जो वास्तविक गैसें होती है वो आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है, यानी उनकी तरह ही व्यवहार करती है। तो यहाँ पे पीवी की जगह अपन एनआरटी रख देंगे। तो ये जो एनआरटी या आरटी 1 मोल गैस के लिए ये अपने पास आ गई इस इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अपन को टी के सापेक्ष टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ अपन को वैल्यू पुट करनी है। तो टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और एट कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन लगानी है। तो अब अपन अगले स्टेप में ये देखेंगे। ये थी अपनी इक्वेशन पहले वाली। इसको अपन को कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अपन को इसको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये आ गया डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल टी का मान 1 हो जाएगा, तो आर बटे पी बच गया। ये कांस्टेंट है तो यहाँ 0। यहाँ पे ए अपॉन आर कांस्टेंट है। 1 अपॉन टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन का ये फॉर्मूला होता है डी, यानी डिफ्रेंशिएशन करना है अपन को x की पावर n का। जहाँ x वेरिएबल है, n कांस्टेंट है, तो n पहले आ जाएगा और x n-1 आ जाएगा। इसी की तरह अपन ने इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे, इसको t की पावर 2 कर देंगे। अब यदि अपन ने t की पावर -2 कर लिया, यानी अपन ने इसे इस रूप से डिफ्रेंशिएट किया है डी टी की पावर -2। नीचे था तो टी स्क्वायर था, ऊपर गया तो ये पावर माइनस में चली गई। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -2 इस फॉर्मूले से n पहले आ गया -2, फिर x यानी t, फिर n-1। तो n-1 क्या है अपना, -2 -1। सॉरी, ये t की पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। सॉरी, अपन यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं 1 अपॉन टी का। तो ये 1 अपॉन टी को अपन क्या लिख लेंगे, t की पावर -1। ये तो अपने डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आया है। टी की पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 n, ये हो गया अपना x, फिर -1 -1 ये आ गया। तो ये क्या बन गया, -1 टी की पावर -2। इस पावर को वापस नीचे ले आएंगे तो -1 अपॉन टी का स्क्वायर ये आ जाएगा। ये वैल्यू मैंने यहाँ डिफ्रेंशिएट करके रख दी है। ये अपन ने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है। पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस होके ये आ गई इक्वेशन नंबर 6। अब अपने पास जो 3 नंबर इक्वेशन थी जिसमें अपन ने पहले लिखा था, पीछे वाले पेज पे है वो, तो ये थी अपनी 3 नंबर इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या है अपने पास, आर बटे पी की वैल्यू पुट करेंगे अपन। तो जो 3 नंबर समीकरण थी वो ये थी। इससे अपन ने क्या किया, पी को कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया v माइनस बी प्लस ए अपॉन वी और आर टी। अपन को आर बटे पी की वैल्यू रखनी है तो इसमें अपन ने पी टी से डिवाइड कर दिया, या इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं कि पी को इधर ले जाओ, टी को इधर ले आओ, या फिर अपन पी टी से डिवाइड भी करेंगे। तो अपन ने आर बटे पी निकाल लिया, ये वैल्यू आ गई। अब इस आर बटे पी को अपन समीकरण नंबर 6 में पुट करेंगे। इसमें भी यहाँ पे देखिए पीवी टर्म है, वही लो प्रेशर के ऊपर जो आइडियल गैसेस है, जो रियल गैसेस है वो आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करती है। तो जो आइडियल गैसेस की स्टेट्स इक्वेशन है पीवी इक्वल टू आर टी, ये पुट करेंगे तो यहाँ पीवी की जगह अपन आर टी रख देंगे। तो ये हो गया ए अपॉन आर टी स्क्वायर, ये एज इट इज आ गया। इस इक्वेशन की वैल्यू अपन यहाँ आर बटे पी 6 में रख देंगे। तो यहाँ आर बटे पी का मान रखेंगे तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से अपन को ये दोनों एक सेम टर्म है तो अपन इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ गया 2a अपॉन आर टी स्क्वायर। इसे t से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा। अपन यहाँ t से इंटू क्यों किया, क्योंकि जब अपन ये निकाल रहे हैं डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये अपन ने पिछले पेज पे अपने पास इक्वेशन थी म्यू जे टी की, ये वाली, इसमें अपन इसकी वैल्यू पुट करेंगे। म्यू जे टी इक्वल टू ये आया था अपने नंबर, जिसे अपन ने समीकरण नंबर 2 दे रखा था। तो इसके अंदर अपन को इस टर्म की वैल्यू निकालनी है, इसलिए अपन ने इस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर को टेम्परेचर पे इंटू किया है। इक्वल टू ये आ गया, यहाँ टेम्परेचर से इंटू कर दिया तो ये वैल्यू डायरेक्ट आ गई। अब इस डायरेक्ट वैल्यू को अपन समीकरण नंबर 2 में यहाँ पुट कर देंगे और माइनस वी एज इट इज आ गया। इस v से ये v कैंसिल हो गया तो अपने पास ये फॉर्मूला आ गया। इसे समीकरण नंबर 9 दे देंगे। और ये जो म्यू जे टी का फॉर्मूला है ये सभी रियल गैसेस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब इसके अंदर 3 कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन, यदि 2a अपॉन आर टी ग्रेटर देन b हो। 2a अपॉन आर टी ग्रेटर देन b होने का मतलब है कि जो अपने पास म्यू जे टी था उसका मान पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है b कम है। और जो अपना म्यू जे टी का फॉर्मूला है
ये वाला है अपना म्यू जे टी का फॉर्मूला। यहाँ पे अपन ने देखा कि यदि 2a/RT ग्रेटर देन b है, यानी ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी म्यू जे टी का मान पॉजिटिव आएगा। म्यू जे टी का ये del T/del P, क्योंकि म्यू जे टी का ये व्यंजन निकाला था अपन ने पहले, तो इसका मतलब क्या हुआ ये वैल्यू पॉजिटिव आने का, कि यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रेशर भी कम होगा, या फिर इसका रिवर्स। तो इस स्थिति में जो रियल गैसेस हैं वो क्या करेंगी, कूलिंग इफेक्ट शो करेंगी। क्यों करेंगी, क्योंकि अपन ने गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे एक्सपेंड किया था, यानी दाब कम हो रहा है, तो दाब कम होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो टेम्परेचर भी कम होगा। जैसी कंडीशन पी के साथ होगी वैसी ही टी, ये यही बताता है कि जो टेम्परेचर है वो प्रोपोर्शनल होता है पी के। तो प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा, इसलिए कूलिंग इफेक्ट। सेकंड कंडीशन आएगी 2a/RT लेस देन बी, यानी बी की वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, तो पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो जो अपना म्यू जे टी है ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव होने का मतलब कि जो टेम्परेचर है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पी के। अब चूंकि गैस को अपन ने हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे एक्सपेंड किया तो दाब का मान कम हो रहा है, तो टेम्परेचर का मान इसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा, यानी गैसें हीटिंग इफेक्ट शो करेगी और ताप में वृद्धि होगी। थर्ड कंडीशन होती है कि यदि दोनों का 2a/RT वैल्यू बी के बराबर होगी तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, यानी म्यू जे टी जीरो आ जाएगा। म्यू जे टी जीरो आने का मतलब है कि इस ताप पर गैसें न तो कूलिंग इफेक्ट शो करेगी और न ही हीटिंग इफेक्ट शो करेगी। और ये जो टेम्परेचर वही क्या कहलाता है, अपना इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाता है। तो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या हो गया, टी आई रख देंगे यहाँ, 2a/TI इक्वल टू बी, तो टी आई इक्वल टू आ गया 2a/RB, जहाँ ए और बी वॉन डेर वाल कॉन्स्टेंट है। अर्थात किसी भी गैस का वह ताप जिसपे जूल थॉमसन गुणांक म्यू जे टी का मान 0 होता है उसका व्युत्क्रमण ताप कहलाता है। एक डेफिनेशन ये दे सकते हैं, एक डेफिनेशन ये दे सकते हैं, और एक ये भी बोल सकते हैं अपन कि म्यू जे टी वह टेम्परेचर है जिसपे इन्वर्जन टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिसपे जो रियल गैसेस हैं वे अपना साइन चेंज नहीं करती। तो इसकी 2-3 डेफिनेशन है, सभी डेफिनेशन को अपन देख सकते हैं। कंक्लूजन के रूप में लास्ट में अपन इसे इस रूप में भी कह सकते हैं कि वह निश्चित ताप जिससे निम्न ताप पर तो गैसें कूलिंग इफेक्ट शो करती है और जिससे हाई टेम्परेचर पे गैसें हीटिंग इफेक्ट शो करती है, इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाता है। ये जो अपनी तीनों केसेस लिए हैं 2a/RT ग्रेटर देन बी, लेस देन बी और इक्वल टू, इन तीनों को एक साथ कंबाइन कर दिया। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो जितनी भी रियल गैसेस हैं वे ताप और दाब की सामान्य परिस्थिति में जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान पॉजिटिव देती है, सारी की सारी गैसें। केवल H2 और निष्क्रिय गैसें, इनर्ट गैसें जिसमें मेनली हीलियम आती है, ये म्यू जे टी या जे टी जूल थॉमसन इफेक्ट के अपवाद हैं, क्योंकि ये जो गैसें होती हैं ये कूलिंग इफेक्ट शो ना करके हीटिंग इफेक्ट शो करती है। इनके लिए जो इन्वर्जन टेम्परेचर है उसका मान बहुत ही कम होता है, और इस ताप से भी यदि नीचे ताप करेंगे तब ये गैसें कूलिंग इफेक्ट शो करेगी। तो ये टेम्परेचर इतना कम होता है कि ये पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या देंगी, हीटिंग इफेक्ट देंगी, क्योंकि इनके लिए इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ही कम होती है। देखिए -80 डिग्री सेंटीग्रेड और -240 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो इसलिए ये हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, जबकि इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे तो ये भी कूलिंग इफेक्ट ही शो करेंगी। टीआई से निम्न ताप पर, यानी इन्वर्जन टेम्परेचर से निम्न ताप पर गैसों का प्रसारण करके, क्योंकि कूलिंग इफेक्ट शो करती है, इन्हें ठंडा किया जाता है, और इस गैसों को ठंडा करके अपन क्या करते हैं, इसका लिक्विफिकेशन कर सकते हैं। इसीलिए जो गैसों का लिक्विफिकेशन होता है उसके अंदर अपन जूल थॉमसन इफेक्ट का यूज़ करते हैं। अब एक आता है बॉयल टेम्परेचर। जब अपन ने फर्स्ट ईयर में देखा था क्रांति, ताप, दाब, आयतन, वहाँ अपन ने डेफिनेशन देखी थी कि बॉयल टेम्परेचर TB इक्वल टू A/RB होता है। इसमें और इन्वर्जन टेम्परेचर में रिलेशन देखेंगे, जबकि इन्वर्जन टेम्परेचर होता है 2A/RB होता है। तो ये जो है ये क्या हो गया, TI इक्वल टू 2TB, यानी जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो बॉयल टेम्परेचर का 2 गुना होता है। बॉयल टेम्परेचर की डेफिनेशन यही है कि वह न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप पर गैसें PV का मान बढ़ाने, दाब के बढ़ने के साथ सदैव बढ़े, यानी गैसों के लिए जो PV का मान है वो दाब के बढ़ने पे बढ़े। PV जनरली PV क्या है, दाब और आयतन का गुणा। ये जो PV है इसमें यदि अपन ने दाब बढ़ाया, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो PV में दाब बढ़ाया तो ये पूरी वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। तो यदि
उस फिक्स टेम्परेचर पे पीवी की वैल्यू दाब बढ़ाने पे बढ़ेगी, तो वो क्या कहलाएगा, बॉयल टेम्परेचर। इस रूप में भी इसे परिभाषित करते हैं कि वह ताप जिस पर गैसें आदर्श गैस समीकरण पीवी इक्वल टू आरटी की भांति व्यवहार करती है, बॉयल टेम्परेचर कहलाता है। ये बॉयल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर में एक रिलेशन था, जूल थॉमसन इफेक्ट अपन ने देखा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे एग्ज़ाम की दृष्टि से अपन को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। ओके, थैंक यू।